नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता करना छोड़ें और जीना शुरू करें के 7वें अध्याय कहीं चिंता आपको खोखला न कर दे के बारे में। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि चिंता से बचने के लिए हमें सकारात्मक गतिविधियों में लगना चाहिए। वे यहाँ उन गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमें चिंता से दूर रखने में मदद करती हैं। डेल कार्नेगी द्वारा दिए गए उपयोगी सुझाव और उपाय हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक गतिविधियों को शामिल करके चिंता से बच सकते हैं। इन गतिविधियों से हम अपने मन को व्यस्त और प्रोत्साहित रखते हैं, जिससे हमें चिंता का सामना करने में सहायता मिलती है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 7, कहीं चिंता आपको खोखला न कर दे। हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण कार्यों और भावनाओं में लगाएं, महान विचारों, सच्चे स्नेह और स्थायी अभियानों में लगाएं, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होना चाहिए। यह एक नाटकीय कहानी है जिसे भूलना मुश्किल है। मुझे ये कहानी मेपलवुड, न्यू जर्सी के रॉबर्ट मूर ने सुनाई थी। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मार्च 1945 में भारत चीन के तट से दूर 276 फुट गहरे पानी में सीखा। मैं उन 88 लोगों में से था जो YSS 318 नामक पनडुब्बी पर सवार थे। राडार से पता चला कि एक छोटा जापानी बेड़ा हमारी तरफ आ रहा था। जब सुबह होने लगी तो हम हमला करने के लिए पानी की गहराई में चले गए। मैंने पेरिस्कोप से देखा कि जापानी सेना का एक बमवर्षक पथ प्रदर्शक, एक टैंकर और एक सुरंगपोत आ रहे थे। हमने पथ प्रदर्शक पर 3 टॉर्पीडो दागे, परंतु हम निशाना चूक गए। हर टॉर्पीडो की मशीनी संरचना में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। पथ प्रदर्शक को ये पता नहीं लगा कि उस पर हमला किया गया था, इसलिए बेखबरी में वह आगे बढ़ता गया। हम आखिरी जहाज यानी सुरंगपोत पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वह अचानक पलटा और सीधे हमारी तरफ आने लगा। एक जापानी हवाई जहाज ने हमें 60 फुट गहरे पानी में देख लिया था और उसने हमारी स्थिति के बारे में जापानी सुरंगपोत को रेडियो संदेश दे दिया। हम छुपे रहने के लिए 150 फुट की गहराई में चले गए। हमने दरवाजों पर ताले लगा लिए और अपनी पनडुब्बी को पूरी तरह से खामोश बनाने के लिए सभी पंखे, कूलिंग सिस्टम और बिजली के उपकरण बंद कर दिए। 3 मिनट बाद जैसे हम पर कहर टूट पड़ा। हमारे चारों तरफ 6 गोले फटे और उन्होंने हमें समुद्र की तलहटी तक नीचे धकेल दिया 276 फुट की गहराई में। हम बुरी तरह आतंकित थे। 1000 फुट से कम गहरे पानी में हमला होना खतरनाक होता है और अगर 500 फुट से कम गहरे पानी में हमला हो तो जान बचने का सवाल ही नहीं होता, और हम इससे भी आधी गहराई पर थे, यानी जहां तक सुरक्षा का प्रश्न था, हम घुटने घुटने पानी में थे। 15 घंटे तक ये जापानी सुरंगपोत हम पर बम बरसाता रहा। अगर किसी पनडुब्बी के 17 फुट के दायरे में बम फटे तो आघात की वजह से इसमें छेद हो जाता है। हमारी पनडुब्बी के 50 फुट के दायरे में दर्जनों बम फटे। हमें आदेश दिया गया था कि हम सुरक्षित रहें, यानी अपने बंकर में चुपचाप पड़े रहें और शांत रहें। मैं इतनी दहशत में था कि मुझसे सांस लेते नहीं बन रही थी। यह मौत है, मैं बार बार खुद से यही कह रहा था। यह मौत है, यह मौत है। पंखे और कूलिंग सिस्टम के बंद होने के कारण पनडुब्बी के अंदर का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा था, लेकिन मैं डर के मारे इतना ठंडा हो था। मैंने स्वेटर और फर वाली जैकेट पहन ली, परंतु इसके बाद भी मैं सर्दी के मारे कांप रहा था। मेरे दांत किटकिटा रहे थे और मुझे ठंडा, चिपचिपा पसीना आ रहा था। हमला 15 घंटे तक चलता रहा, फिर यह अचानक रुक गया। जाहिर था कि जापानी सुरंगपोत का गोला बारूद समाप्त हो गया था और वह दूर चला गया। हमले के वे 15 घंटे 15 मिलियन साल की तरह गुजरे। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी की तस्वीरें घूम गई। मुझे अपने किए सारे बुरे कार्य याद आए, वे सारी छोटी छोटी बातें याद आई जिनकी मैं चिंता किया करता था। नेवी में आने से पहले मैं एक बैंक में क्लर्क था। ज्यादा घंटों तक कार्य करने, कम तनख्वाह मिलने, प्रमोशन के कम अवसर होने की चिंताएं मुझे सताया करता थी। मैं इसलिए भी चिंतित रहता था क्योंकि मेरा खुद का घर नहीं था। मैं नई कार नहीं खरीद सकता था, अपनी पत्नी के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था। मैं अपने पुराने बॉस से कितना चिढ़ता था, जो मुझे हमेशा डांटता फटकारता रहता था। मुझे याद आया कि मैं हर शाम को घर लौटते समय इतना चिड़चिड़ा और भन्नाया रहता था कि छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी से झगड़ बैठता था।
मैं अपने चेहरे पर लगे एक दाग के कारण भी बहुत चिंतित रहता था, जो एक कार एक्सीडेंट में हुए घाव का निशान था। सालों पहले ये चिंताएं कितनी बड़ी लगती थीं, पर जब दुश्मनों का जहाज हम पर गोले बरसा रहा था, उस पल ये बातें कितनी तुच्छ और मूर्खतापूर्ण लग रही थीं। मैंने उसी समय ये संकल्प किया कि अगर कभी सूरज और तारों को दोबारा देख पाया, तो मैं फिर कभी चिंता नहीं करूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने पनडुब्बी में उन 15 भयानक घंटों में जीने की कला के बारे जितना सीखा, उतना तो मैंने 4 सिरेकस यूनिवर्सिटी में पढ़कर भी नहीं सीखा। हम अक्सर जीवन की बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना तो बहादुरी से कर लेते हैं, परंतु छोटी छोटी बातों में हमारी गर्दन में चुभने वाले दर्दों से मात खा जाते हैं। उदाहरण के लिए, सैमुअल पीप्स अपनी डायरी में लिखते हैं कि उन्होंने लंदन में सर हैरी वेन का सिर कलम करने का दृश्य देखा। जब सर हैरी प्लेटफॉर्म पर चढ़े, तो वे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांग रहे थे, बल्कि वे तो जल्लाद से यह अनुरोध कर रहे थे कि वह उनके गले में दर्दनाक फोड़े को बचाते हुए वार करे। एडमिरल बर्ड ने रात के अंधेरे और कड़ाके की ठंड में दक्षिणी ध्रुव पर एक और चीज खोजी कि उनके आदमी बड़ी चीजों के बजाय छोटी छोटी चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। उन्होंने बिना शिकायत किए खतरे, मुश्किलें और 0 से 80 डिग्री नीचे की ठंड झेली। एडमिरल बर्ड कहते हैं, पर मैं बंकर में रहने वाले ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वे एक दूसरे पर शक कर रहे थे कि उसने अपना सामान दूसरे की जगह में 1 इंच ज्यादा सरका लिया था। और मैं एक आदमी को जानता हूं, जो तब तक भोजन नहीं कर सकता था, जब तक उसे मेस हॉल में ऐसी जगह नहीं मिल जाए, जहां से फ्लेचरिस्ट न दिख रहा हो, जो अपने भोजन को निगलने से पहले 28 बार निष्ठा से चबाता था। ध्रुवीय कैंप में इस तरह की छोटी छोटी बातें अनुशासित आदमियों को भी पागलपन की हद तक पहुंचाने की ताकत रखती हैं। और आप ये भी जोड़ सकते थे, एडमिरल बर्ड की विवाह में छोटी छोटी बातें लोगों को पागलपन की हद तक पहुंचा सकती हैं और दुनिया के आधे दिल के दर्द का कारण बन सकती हैं। कम से कम विशेषज्ञ तो यही कहते हैं। उदाहरण के तौर पर शिकागो के जज जोसेफ सबात, जिन्होंने 40,000 से भी अधिक दुखद विवाहों में फैसले सुनाए हैं, कहते हैं, ज्यादातर वैवाहिक दुखों का कारण छोटी छोटी बातें होती हैं। और न्यूयॉर्क काउंटी के पूर्व डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फ्रैंक एस. हॉगन का भी कहना है, हमारी अदालतों में आने वाले आधे मामले छोटी छोटी बातों के कारण शुरू होते हैं। शराब खाने की बहादुरी, घरेलू ताने, कोई अपमानजनक टिप्पणी, कोई चुभने वाला शब्द, रुखा व्यवहार, यही वे छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें लेकर हमले होते हैं और हत्याएं होती हैं। हम में से बहुत कम से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है या बुरी तरह चोट पहुंचाई जाती है। हमारे स्वाभिमान को लगने वाले छोटे आघातों, छोटे अपमानों, अहंकार को लगने वाले छोटे झटकों की वजह से दुनिया में आधा दिल का दर्द पैदा होता है। जब एलिनोर रूजवेल्ट की शादी हुई, तब अगर किसी दिन उनकी नई कोक अच्छा खाना नहीं बनाती थी, तो वे कई दिनों तक चिंतित रहती थीं। मिसेज रूजवेल्ट ने कहा, अब अगर ऐसा हो तो मैं अपने कंधे उचका लूंगी और इस बात को भूल जाऊंगी। बहुत बढ़िया, ये भावनात्मक रूप से वयस्कों की तरह व्यवहार करने का तरीका है। कैथरीन महान जैसी निरंकुश साम्राज्य भी कुक के खराब खाने को हंसी में उड़ा दिया करती थी। मेरी पत्नी और मैं एक बार शिकागो में अपने दोस्त के घर डिनर पर गए। मीट परोसते समय उसने कोई गलती कर दी। मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया, और अगर ध्यान गया भी होता तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु उसकी पत्नी ने उसकी गलती पकड़ ली और सबके सामने अपने पति को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। जॉन, जरा देखकर कार्य किया करो, तुमसे तो कभी कोई कार्य ठीक से नहीं होता। फिर उसने हमसे कहा, ये हमेशा गलती करता रहता है, कुछ सीखता ही नहीं। हो सकता है कि वह ठीक से मीट न परोस पाता हो, पर मैं उसे इस बात का श्रेय तो दूंगा कि वह उस जैसी झगड़ालू पत्नी के साथ 20 वर्षों से रह रहा था। सच कहूं तो मैं शांति के माहौल में सरसों के साथ 2 हॉटडॉग खाना पसंद करता, बजाय इसके कि उसकी डांट सुनते हुए पीकिंग बतख और शार्क के फिन्स का डिनर लूं। उस अनुभव के बाद मेरे कुछ दोस्त डिनर पर हमारे घर आए। उनके आने के ठीक पहले मिसेज कार्नेगी ने देखा कि उनके 3 नैपकिन टेबल क्लॉथ से मैच नहीं कर रहे थे। उन्होंने बाद में बताया, मैं भागी भागी कुक के पास गई तो पता चला कि बाकी के 3 नैपकिन लॉन्ड्री में घुलने गए थे। मेहमान दरवाजे पर थे, नैपकिन बदलने का समय नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आने को थे। मेरे दिमाग में यही विचार चल रहा था, इस मूर्खतापूर्ण गलती पर अपनी पूरी शाम क्यों खराब की जाए। फिर मैंने सोचा, सही बात है, शाम को इस वजह से खराब क्यों किया जाए। मैं डिनर में गई और इस संकल्प के साथ गई कि मेरा समय अच्छा गुजरेगा, और ऐसा हुआ भी। मैं चाहती थी कि मेरे दोस्त मुझे नर्वस, तुनक मिजाज गृहिणी के बजाय लापरवाह गृहिणी समझें। और जहां तक मुझे मालूम है, किसी ने भी नैपकिनों की तरफ ध्यान नहीं दिया।
एक प्रसिद्ध कानूनी कहावत है, कानून का संबंध तुच्छ बातों से नहीं है और चिंता करने वाले का भी नहीं होना चाहिए अगर वह मन की शांति चाहता है। ज्यादातर समय हमें तुच्छ बातों की चिढ़ को जीतने के लिए सिर्फ अपने नजरिए को बदलना होता है, एक नया और सुखद नजरिया अपने दिमाग में लाना होता है। मेरे दोस्त होमक राय, जिन्होंने द हैट टू सी पेरिस और एक दर्जन अन्य पुस्तकें लिखी हैं, एक अद्भुत उदाहरण देते हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। किसी पुस्तक पर कार्य करते समय वह न्यूयॉर्क के अपने अपार्टमेंट के रेडिएटरों की आवाज से पगला जाते थे। भाप कभी टकराने और कभी उबलने की आवाजें आया करती थीं और वह अपनी मेज पर बैठकर गुस्से से उबलते रहते थे। होमक रॉय कहते हैं, फिर मैं कुछ दोस्तों के साथ एक कैंपिंग अभियान पर गया। भड़कती आग में चटकती लकड़ियों की आवाज सुनते समय मैंने सोचा कि उनकी आवाज रेडिएटर की आवाज से कितनी मिलती जुलती है। मैं एक को पसंद करता हूं और दूसरी से क्यों चिढ़ता हूं। जब मैं घर गया तो मैंने खुद से कहा, आग में चटकती लकड़ियों की आवाज सुखद है, रेडिएटर की आवाज भी वैसी ही है। मैं सोने जाऊंगा और इस आवाज के बारे में चिंता नहीं करूंगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों तक तो रेडिएटरों की तरफ मेरा ध्यान गया, परंतु जल्दी ही मैं उनके बारे में पूरी तरह भूल गया। और ऐसा ही बहुत सी छोटी चिंताओं के साथ होता है। हम उन्हें नापसंद करते हैं और भड़क जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें कई गुना अधिक महत्वपूर्ण बना लेते हैं। डिज़राइली ने कहा था, जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होना चाहिए। आंद्रे मोराया ने दिस वीक मैगजीन में लिखा, इन शब्दों ने मुझे कई दर्दनाक अनुभवों में मदद की है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, जिन्हें हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए और भुला देना चाहिए, और यहाँ हम इस धरती पर सिर्फ कुछ दशक और जीवित रहेंगे, परंतु हम उनमें से लौटकर न आने वाले कई घंटे ऐसी शिकायतों पर चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं, जिन्हें एक साल बाद हम भूल जाएंगे और दूसरे लोग भी। बेहतर होगा हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण कार्यों और भावनाओं में लगाएं, महान विचारों, सच्चे स्नेह और स्थायी अभियानों में लगाएं, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होना चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग जैसे प्रख्यात व्यक्ति भी कई बार यह भूल गए कि जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होना चाहिए। परिणाम, उन्होंने अपने साले के साथ वर्मोंट के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध अदालती युद्ध लड़ा, इतना प्रसिद्ध कि इसके बारे में एक पुस्तक लिखी जा चुकी है। रुडयार्ड किपलिंग्स वर्मोंट फ्यूड। कहानी इस प्रकार है, किपलिंग ने वर्मोंट की एक लड़की कैरोलिन बैलेस्टियर से विवाह किया। उन्होंने ब्रेटलबोरो, वर्मोंट में एक सुंदर घर बनवाया, वहीं पर बस गए और उन्हें उम्मीद थी कि वह वहीं पर अपना बाकी का जीवन गुजारेंगे। उनकी पत्नी का भाई बीटी बैलेस्टियर किपलिंग का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों इकट्ठे कार्य करते और खेलते थे। फिर किपलिंग ने बैलेस्टियर से कुछ जमीन खरीदी। दोनों में ये सहमति हुई कि बैलेस्टियर को हर साल घास काटने की अनुमति होगी। एक दिन बैलेस्टियर ने देखा कि किपलिंग इस घास के मैदान पर फूलों का बगीचा लगा रहे थे। उनका खून खौल गया। उसने आसमान सिर पर उठा लिया। किपलिंग ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वर्मोंट के हरे भरे पहाड़ों की हवा अचानक नीली हो गई। कुछ दिनों के बाद किपलिंग अपनी साइकिल से जा रहे थे तो उनका साला अचानक एक वैगन और घोड़ों को लेकर सड़क पर आ गया और किपलिंग को गिरा दिया। जब बाकी लोग अपना आपा खो रहे हों और आपको दोष दे रहे हों, अगर ऐसे में आप अपना संतुलन बनाए रख सकते हो, जैसी सलाह देने वाले किपलिंग ने अपना संतुलन खो दिया और बैलेस्टियर की गिरफ्तारी का वारंट निकलवा दिया। एक सनसनीखेज मुकदमा शुरू हो गया। बड़े शहरों के रिपोर्टर कस्बे में आए। दुनिया में चारों तरफ ये समाचार फैल गया। फैसला कुछ भी नहीं हुआ। इस लड़ाई की वजह से किपलिंग और उनकी पत्नी को बाकी जिंदगी अपने अमेरिकी घर से दूर गुजारनी पड़ी। इतनी सारी चिंता और कड़वाहट एक छोटी सी बात के लिए, घास के फूलों के लिए। पेरिक्लीज ने 24 सदी पहले कहा था, सज्जनों, हम लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत देर तक बैठे रहते हैं। वाकई, यहाँ डॉक्टर हैरी इमर्सन फास्टिक की सुनाई एक दिलचस्प कहानी दी जा रही है, जो जंगल के भीमकाय पेड़ की जीत और हार की कहानी है। कोलोरेडो में लॉग्स पीक के ढाल पर एक विशालकाय पेड़ के अवशेष हैं। प्रकृति विज्ञानी बताते हैं कि यह लगभग 400 साल खड़ा रहा। जब कोलंबस ने सैन साल्वाडोर में कदम रखे थे, तब ये नन्हा पौधा था और जब तीर्थयात्री प्लायमाउथ में बसे तो यह आधा बड़ा हो गया था। इसके लंबे जीवन में इस पर 14 बार बिजली गिरी, 4 सदियों तक सैकड़ों आंधी तूफान आए, पर इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर में इस पर दीमकों की सेना ने हमला कर दिया और इसे धराशायी कर दिया। दीमक इसकी खाल में घुस गए और छोटे छोटे परंतु लगातार हमले करके इसकी भीतरी शक्ति को खोखला कर दिया। जंगल का विशालकाय पेड़, जिसका उम्र कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, जिस पर बिजली या आंधी तूफान का असर नहीं हुआ था, वह इतने छोटे छोटे कीड़ों के कारण धराशायी हो गया, जिन्हें कोई इंसान अपनी चुटकी में लेकर मसल सकता है।
क्या हम सब जंगल के उस विशालकाय पेड़ की तरह नहीं हैं? क्या हम लोग किसी तरह जीवन के आंधी तूफानों या बिजली का सामना नहीं कर लेते, जबकि चिंता के छोटे छोटे दीमक हमारे दिल में घर बनाकर हमारी अंदरूनी ताकत को खोखला कर देते हैं। छोटे दीमक जिन्हें हम चुटकी में लेकर मसल सकते हैं। मैंने व्योमिंग राज्य के हाईवे सुपरिंटेंडेंट चार्ल्स सीफ्रेड और उनके कुछ दोस्तों के साथ व्योमिंग के टेटन नेशनल पार्क की यात्रा की। हम पार्क में जॉन डी रॉकफेलर एस्टेट घूमने जा रहे थे, परंतु मैं जिस कार में सवार था वह गलत मोड़ पर मुड़ गई। हम रास्ता भटक गए और एस्टेट के एंट्रेंस गेट पर बाकी लोगों से 1 घंटा देर से पहुंचे। मिस्टर सीफ्रेड के पास वह चाबी थी जिससे प्राइवेट गेट खुलता था, इसलिए उन्हें 1 घंटे तक गर्मी और मच्छरों से भरे जंगल में हमारे आने का इंतजार करना पड़ा। मच्छर इतने ज्यादा थे कि कोई संत भी बौखला जाता, परंतु वे चार्ल्स सीफ्रेड को नहीं जीत पाए। हमारा इंतजार करते समय उन्होंने एक पेड़ की शाखा तोड़ी और उसकी सीटी बना ली। जब हम पहुंचे तो क्या वह मच्छरों को गाली दे रहे थे? नहीं, वे अपनी सीटी बजा रहे थे। मैंने उस सीटी को उस आदमी की निशानी के तौर पर रख लिया है जो जानता था कि किस तरह छोटी छोटी बातों को सही जगह पर रखा जाता है। इससे पहले कि चिंता आपको समाप्त करे, चिंता को समाप्त करने का दूसरा नियम है, अपने आप को ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित होने की अनुमति न दें जिन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। याद रखें, जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।